अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल लीजिए समझाई थी मैंने। तो उसकी समरी ये है कि एक एग्रीड पीरियड के लिए एसेट लिया है, उसका स्कोप भी डिफाइन है कि क्या क्या करना है, और उस डिफाइंड स्कोप के अंदर रहते रहते अब लेसी की मर्जी है। अगर लेसर बीच में पंगे ले रहा है तो फिर ये लीज नहीं है। लेसी की मर्जी है उसने कैसे इस्तेमाल करना है, लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट दी यूज है। लेकिन अगर लेसर जब दिल करेगा वो एसेट चेंज कर देगा तो फिर ये लीज नहीं है। तो फिर क्या है ये? फिर ये सिंपल रेंट एक्सपेंस रेंट इनकम है। इसमें लेसर की डिफरेंट अकाउंटिंग है, लेसी की डिफरेंट है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बुक्स ऑफ लेसर। पहले बुक्स ऑफ लेसर, यानी पहले सारी डिस्कशन बुक्स ऑफ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या समझ नहीं आई? क्या कह रहे हो? बुक्स ऑफ लेसर। अच्छा, लेसर के एतबार से देखेंगे ना तो लीज की दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ लीज, एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, इनकी अंग्रेजी लिख रहा हूं, अभी वो समझा नहीं रहा, बस लिख लें। इस क्लास के एंड तक इंशाल्लाह समझाता हूं, और ये याद भी रखिएगा, एमसीक्यूज में भी काम आ सकती है। अ लीज दैट ट्रांसफर्स substantially all risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. A lease that transfers substantially all risk and reward incidental to ownership of the underlying asset. इस अंग्रेजी का मतलब नहीं समझाया अभी। अच्छा, वैसे ही पॉइंट आगे कवर होगा, लेकिन अच्छा है अगर यहां भी लिख लें। टाइटल मे और मे नॉट। टाइटल क्या होता है? ओनरशिप। इवेंचुअली बी ट्रांसफर्ड। ये लोग जो बाद में आए, मैंने अभी शुरू किया है, और ये जो अंग्रेजी सामने लिखी है इसमें से मैंने कख भी नहीं समझाया। ये भी क्लास के एंड तक इंशाल्लाह इसको समझाऊंगा। और इसकी मिसाल कार लीज फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी। और ऑपरेटिंग लीज वो होती है, आसान अल्फाज में ऑपरेटिंग लीज वो है जो फाइनेंस लीज नहीं है। लेकिन अगर आईएएस की अंग्रेजी देखें तो ऑपरेटिंग लीज वो है दैट डज नॉट ये ट्रांसफर है ना, वो डज नॉट ट्रांसफर, बाकी वही है। डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड इncidental to ownership of the underlying asset। ये लाल वाली लाइन वहां नहीं है, ये लाल लाइन वहां नहीं है।
सिर्फ मैंने इस काले को रिप्लेस करके वहां लिखा है ये। फाइनेंस लीज वो है दैट ट्रांसफर्स सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड, और ऑपरेटिंग लीज वो है दैट डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। और इसकी मिसाल है कोई ऑफिस बिल्डिंग किराए पे लेना, यहां तक सिर्फ लिखें, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं समझाया अभी। क्योंकि मैं भी समझा भी दूंगा तो आप फिर भी यही कहेंगे सर कुछ भी नहीं समझाया आपने, तो इसलिए मैं इसको समझा ही नहीं रहा अभी। ये मैं क्लास एंड तक इंशाल्लाह समझाता हूं। यहां तक नोटेड। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, ये स्टूडेंट को भी पहचानना पड़ेगा। यानी आपको सवाल में ये नहीं बताया होगा कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है, ये आपने खुद ढूंढना होगा सवाल से, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग और है, फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग और है। ज्यादातर वैसे पता चल जाता है, लेकिन पास्ट में 2 को सवाल ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो पेपर देने के बाद पूछते थे सर ये फाइनेंस लीज थी ऑपरेटिंग लीज थी। तो 2 को सवाल ऐसे हैं जिनमें नहीं पता लगता, वरना नॉर्मली पता चल जाता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है, कैसे पता चलेगा? इस कैसे का जवाब जो आईएएस में है उसकी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ लीज। यानी ये अब एक, अच्छा कल से मैं कंटिन्यूटी बनाऊं तो मैंने ना कल समझाया था लीज क्या होता है। लीज वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी एसेट दूसरी पार्टी को यूज करने के लिए दे रही है, बदले में कंसिडरेशन मिल रही है, एक टाइम पीरियड एग्रीड है और स्कोप डिफाइन हो गया। अब जिसके पास एसेट है वो अपनी मर्जी से यूज करेगा, और अगर सप्लायर जब चाहे वो बदल दे एसेट तो फिर वो लीज नहीं है। लीज माना जाएगा तभी होगा जब कस्टमर को एक बार एसेट दे दिया, तब तक तंग नहीं करना सप्लायर ने। अगर लीज है तो फिर वहां से बात आगे चल रही है कि तब करना क्या है। तो उसमें पहली बात मैंने शुरू की है कि लेसर की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी। तो मैं इस वक्त जो पढ़ाने लगा हूं बुक्स ऑफ लेसर है, फिर जब बुक्स ऑफ लेसी की हेडिंग डालूंगा तो लेसी पे आएंगे, वरना उससे पहले सब बुक्स ऑफ लेसर चल रहा है। बुक्स ऑफ लेसर में आगे, अब आगे लेसर ने अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग करनी है डिपेंड करता है कि लीज कौन सी है, ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। ऑपरेटिंग लीज है तो अकाउंटिंग और है, फाइनेंस लीज है तो अकाउंटिंग और है। अब अगला मसला, ये कैसे पहचानेंगे कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है? ये तो अंग्रेजी में जो लिख दिया अंग्रेजों ने वो लिख दिया, आपने कैसे पहचानना है? तो उसके लिए आईएएस ने मजीद गाइडेंस दी हुई है, उस गाइडेंस की हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ लीज। और ये आईएएस की हेडिंग दी है मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लीज, लेकिन इसके अंदर डिस्कशन होने क्या लगी है? इसके अंदर बेसिकली डिस्कशन होने लगी है इंडिकेशंस ऑफ फाइनेंस लीज, ये बात होने लगी इंडिकेशंस। इंडिकेशंस बताने लगा हूं। अच्छा, ये यहां पर ना मैं एक चीज लिख रहा हूं, देखें अगर आपको काम की लगे तो लिखिएगा, नहीं तो दफा करना। ठीक है, मैंने इंडिकेशंस हैं, कंडीशन नहीं है। यानी ऐसा मैं यहां पर ना 8 पॉइंट आपको लिखवाऊंगा, 5 एक हैं 3 एक हैं, ये 8 पॉइंट लिखवाऊंगा, ये कंडीशंस नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी पूरी होंगी तो यकीनन फाइनेंस लीज है, नहीं होंगी तो नहीं है। ये इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशन जैसे किसी बीमारी की इंडिकेशन होती है ना, कि ये जैसे कोरोना आया था तो सबको सारी जो है वो कोरोना लगने शुरू हो गए थे कि ये भी हाँ ये तो मुझे होता है, ये हाँ ये भी मुझे होता है, तो वो सिम्टम्स हैं। तो इसी तरह से आप कह लें कि ये सिम्टम्स हैं। अगर ये निशानियां पूरी हुई सारी की सारी, नहीं शर्त नहीं है, अगर फाइनेंस लीज हुई तो इनमें से 1-2 निशानियां पूरी हो जाती होती हैं। तो ये निशानियां हैं फाइनेंस लीज की। इनमें से 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 3 जो है ना वो हल्की हैं। तो आईएएस ने ऐसा टर्म तो यूज नहीं की है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये टर्म यूज कर रहा हूं।
पहले मैं आपको लिखवाने लगा हूं प्राइमरी इंडिकेशंस। ये वर्ड ऐसा यूज नहीं हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन इनकी तरतीब कुछ इस तरह की है जिसकी वजह से मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं। 5 इंडिकेशन हैं जो मेन हैं, फिर उसके बाद 3 और हैं, तो उन 3 और को मैं सेकेंडरी इंडिकेशंस कह दूंगा। तो मेन ये हैं, 3 और फालतू भी हैं। अच्छा, फिर से ये हो क्या रहा है? लीज वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कस्टमर को एसेट मिला है एक टाइम पीरियड के लिए यूज करने का, उसके बदले वो कंसिडरेशन देगा, और वो लीज की डेफिनेशन में तब फॉल करेगा अगर विद इन द डिफाइंड स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द पीरियड कस्टमर को तंग नहीं करेगा सप्लायर। कस्टमर की मर्जी के वो एसेट को जब जैसे मर्जी यूज करे, और अगर बार बार सप्लायर उसको तंग कर सकता है, उसको इजाजत नहीं मर्जी चलाने की, सप्लायर जब चाहे एसेट बदल सकता है, तो फिर वो लीज IFRS 16 नहीं है, फिर वो सिंपल रेंट है जो बचपन की अकाउंटिंग चलाते थे वो है लीज। आगे लेसर ने क्या अकाउंटिंग करनी है, लेसी ने क्या करनी है। पहले लेसर पढ़ा रहा हूं, लेसर ने क्या अकाउंटिंग करनी है। अब इसमें सवाल ये आ गया कि लीज है कौन सी जिसकी अकाउंटिंग करनी है, या तो वो ऑपरेटिंग लीज होगी या फाइनेंस लीज होगी। फाइनेंस लीज ये होती है, पता नहीं क्या, नहीं समझाई, और ऑपरेटिंग लीज ये होती है, पता नहीं क्या, नहीं समझाई। इसकी लीज की अकाउंटिंग और है, इसकी लीज की अकाउंटिंग और है। अगर ये डेफिनेशन इतनी सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती तो फिर IAS को क्या जरूरत थी ये कहानियां बताने की। तो इसलिए मैंने भी आपको ये नहीं समझाई, बस है कोई डेफिनेशन रट लें। इस डेफिनेशन को अगर छोड़ें तो कैसे पहचानेंगे कि लीज ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है? इसके लिए ये गाइडेंस अवेलेबल है। 8 पॉइंट हैं, अगर उनमें से कोई एक दो भी पूरे हो रहे होते हैं तो वो होती है फाइनेंस लीज। अच्छा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फिर मैं मार्क करवा दूंगा कि ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम है, तो एग्जाम क्वेश्चन में वो काम आएंगी बातें। तो अब मैं आपको ये पढ़ाने लगा हूं कि लेसर ये फैसला कैसे करेगा कि लीज ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है। लेसर कौन है? जिसने एसेट दिया हुआ है, तो उसने पैसे लेने हैं या देने हैं? उसने पैसे लेने हैं, तो उसने उन पैसों की क्या अकाउंटिंग करनी है, उस एसेट की क्या अकाउंटिंग करनी है। तो उससे पहले पहचानना पड़ेगा कि लीज ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, और ये 8 पॉइंट्स इंडिकेशंस हैं फाइनेंस लीज की। ओके, अब मैं पॉइंट्स आपको लिखवाता हूं, समझा भी देता हूं, लिखवा भी देता हूं। इन सब को समझने के लिए मैं आपको एक देसी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यानी वो IAS में लिखा नहीं है लेकिन एक देसी कॉन्सेप्ट है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ गए तो सारे पॉइंट्स आपको वहीं ले जाएंगे। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो सारे पॉइंट आपको घेर के वहीं लेके जा रहे होंगे। वो देसी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मैं एक मिसाल दिया करता हूं। जब से लीजेस पढ़ा रहा हूं, हर दफा मैं जब भी लीज पढ़ाने लगता हूं ये मिसाल मेरे दिल में आ जाती है, वही आपको भी दे देते हैं। ये मिसाल एक्चुअली लीज की नहीं है, लेकिन जो बात समझाना चाह रहा हूं उसके लिए ये मिसाल है। पेप्सी की बोतल कितने की आती है? कौन सी वाली? शीशे वाली 50 रुपए की चलें, और वो जो प्लास्टिक वाली है 80 रुपए की। अब वो जो 50 रुपए वाली शीशे की बोतल है, तो ड्रिंक पीने के बाद वो बोतल घर ले जाएं, रास्ते में फुटबॉल खेलते जाएं, मारें एक दूसरे को, फ्रिज में पानी रख लें, हैं, या वापस करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। और वो प्लास्टिक वाली, वो घर ले जाएं, पानी भर के फ्रिज में रखें। तो वो पहले वाली वापस क्यों करनी पड़ेगी? दिए तो हैं पैसे। तो दुकानदार ने वो जो 50 रुपए लिए थे वो उस बोतल के नहीं लिए उसने, इसलिए वो बोतल लाजमी वापस करनी पड़ेगी। उसने पैसे ही नहीं पूरे किए, वो तो ड्रिंक के पैसे थे सिर्फ। लेकिन जो प्लास्टिक वाली बोतल है, उसने उस बोतल के पैसे भी पूरे कर लिए। अब कस्टमर चाहे वो बोतल ले जाए, चाहे वहीं छोड़ जाए। अच्छा, वहीं छोड़ जाएगा तो 3 रुपए वापस लेगा? नहीं, पैसे पूरे कर लिए हैं। अब चाहे वो कस्टमर साथ ले जाए, चाहे वहीं छोड़ जाए। तो दोनों में फर्क क्या था? एक में पैसे पूरे हो रहे हैं और एक में पैसे पूरे नहीं हो रहे। इस मिसाल से मैं लिंक क्या कर रहा हूं, ये मिसाल लीज नहीं थी, वो बोतल लीज पे नहीं होती, लेकिन मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा था वो अब मैं यहां पर आता हूं। मैं आपको बताने लगता हूं देसी कॉन्सेप्ट। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को दिल में रख लें तो फिर ये सारे पॉइंट्स आपको वहीं कनेक्ट करेंगे। एक मिसाल और बताता हूं। जब आपने यहां लाहौर में जगह ढूंढी किराए पे, हॉस्टल में चले, हो सकता है किसी ने फ्लैट लिया हो किराए पे, तो 2 साल के लिए किराए पे लिया। उस मालिक मकान ने समझाया भी कि बेटा 2 साल कम है, थोड़ा और कर लो। तो आपने कहा नहीं 2 साल में हो जाएगा। तो 2 साल के लिए जगह किराए पे ले ली। उस 2 साल में उस मालिक मकान ने आपसे पूरी बिल्डिंग की कीमत पूरी कर लेनी है, यानी इतना 2 साल में किराया ले लेगा कि वो 1.5-2 करोड़ पूरा कर ले आपसे? नहीं। क्यों नहीं? चलो, आप उसको क्यों नहीं देंगे इतना किराया? क्योंकि 2 साल की बात है सिर्फ। वो बिल्डिंग तो 50-60 साल इस्तेमाल होनी है, बल्कि चलो अगर आत्माएं ना आए तो चलो 30 साल और यूज हो जाएंगी। तो वो जो बिल्डिंग 50-60-70 साल यूज हो सकती है, सिर्फ 2 साल के लिए तो यूज कर रहे हैं। क्यों सारे पैसे दें? और उस मालिक के एंगल से देखें तो वो आप ही से सारे पैसे क्यों ना ले ले? हैं, सारे पैसे आपसे ले ले 2 साल के, क्योंकि बिल्डिंग की बहुत सारी लाइफ है, वो आपसे खाली करा के आगे फिर यूज कर लेगा। तो सारे पैसे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि सारे बेनिफिट्स यूज नहीं कर रहा कस्टमर।
दूसरी मिसाल, एक बैंक से एक गाड़ी 50 लाख की गाड़ी बैंक से लीज करवा ली। तो बैंक ने कहा कि 4 साल की हम आपको किस्तें बना के दे रहे हैं, 4 साल बाद ये गाड़ी जो है आपको हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। तो 4 साल बाद गाड़ी की ओनरशिप बैंक क्यों ट्रांसफर कर दे? क्योंकि वो पैसे पूरे कर लेगा। अब उन 4 साल में बैंक हमसे पैसे पूरे कर लेगा। अब ये दोनों मिसालें हैं लीज की, लेकिन एक मिसाल में कस्टमर से पैसे पूरे हो रहे और एक मिसाल में पैसे पूरे नहीं हो रहे। बस ये देसी कॉन्सेप्ट है कि अगर लेसर अपना खर्चा प्लस प्रॉफिट इसी लेसी से पूरे कर लेगा तो फाइनेंस लीज है, नहीं करेगा तो ऑपरेटिंग लीज है। ये देसी कॉन्सेप्ट है, ये अपने अल्फाज में लिख लें तो अच्छी बात है। फिर इसी से ही ना सारे पॉइंट्स आगे जुड़ेंगे, यानी इन सारे पॉइंट्स लिखें, ये सारे अंग्रेजी के पॉइंट हैं लेकिन जुड़ेंगे आके वो वहीं पे जो मैंने आपको बुनियादी सी बात बताई है। दोबारा बता रहा हूं, अगर सप्लायर यानी लेसर एसेट का खर्चा प्लस प्रॉफिट इसी लेसी से पूरे कर लेगा तो फाइनेंस लीज है, अगर नहीं तो फिर ऑपरेटिंग लीज है। अगर लेसर अपना खर्चा प्लस प्रॉफिट इसी तकरीबन सारा इसी लेसी से पूरा कर लेगा तो फिर ये फाइनेंस लीज है, और अगर नहीं तो ऑपरेटिंग लीज है। जी, बिल्डिंग की कॉस्ट है, यानी लेसर को ये बिल्डिंग खुद कितने में पड़ी और उसके ऊपर वो प्रॉफिट भी कमाएगा ना, क्योंकि 4-5 साल में पैसे लेगा। जी बिल्कुल, तो ये सारा पैसा जब वो अपना पूरा लेसी से कर रहा है तो फिर ये फाइनेंस लीज है, और अगर सारा पैसा रिकवर नहीं कर रहा तो फिर ऑपरेटिंग लीज है। ये लिखी बात, जिनको अभी भी अल्फाज नहीं मिल रहे दोबारा बता देता हूं। अगर लेसर एसेट की कॉस्ट प्लस अपना मुनासिब प्रॉफिट तकरीबन सारा इसी लेसी से पूरे कर लेगा तो फिर ये फाइनेंस लीज है, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज है। उस पे क्या? हाँ ठीक है, 40 में पढ़ा था ऑपरेटिंग लीज। थोड़ा सा जल्दी है ये सवाल, जब लीज की अकाउंटिंग में आगे चलेंगे ना, जब मैं आपको ये बुक्स ऑफ लेसर, ये फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, इसके सवालों पे ले जाऊंगा तो फिर इसका जवाब मिल सकता है। अभी जल्दी है, अगर याद रह जाए तो तब पूछ लीजिएगा। लिखा भाई, कितना सा लगेगा? लिख लिया? चले, अब मैं आपको वो जो प्राइमरी इंडिकेशंस की हेडिंग दी है उसमें मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता हूं। अच्छा, अंग्रेजी भी लिखवाऊंगा, समझा भी दूंगा, और ये सारे के सारे पॉइंट्स अल्टीमेटली जुड़ेंगे इसी देसी कॉन्सेप्ट से आके। नंबर 1, द लीज ट्रांसफर्स। क्या नंबर 1 क्या पढ़ रहे हैं हम? ये प्राइमरी इंडिकेशंस। द लीज ट्रांसफर्स ownership of the underlying asset, ownership of the underlying asset to the lessee by the end of lease term, by the end of lease term। अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं पहले पॉइंट की। द लीज ट्रांसफर्स, यानी लीज मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? यही जो एसेट लीज पे दिया हुआ है। टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म, यानी बैंक से गाड़ी 5 साल के लिए लीज कराई और बैंक ने कहा जी आप इंस्टॉलमेंट पूरी कर दें, 5 साल बाद गाड़ी के कागज आपके नाम हो जाएंगे। बैंक क्यों कर देगा हमारे नाम? क्योंकि पैसे पूरे कर लेगा, तो यकीनन ये फाइनेंस लीज है। ये पहले पॉइंट का मतलब है कि अगर अरेंजमेंट कुछ ऐसा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब सब सही हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, तो एंड पे हम कागजात आपके नाम कर देंगे, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो यकीनन फाइनेंस लीज है। तो ये पॉइंट 1 का मतलब है। पॉइंट 1 की अंग्रेजी पढ़ लें, अगर कोई बात अभी समझने में मसला है तो बताएं। अच्छा, ये आईएस न्यूमेरिकल ही है, लेकिन पहुंचेंगे न्यूमेरिकल तक ना, तो आज भी ये सब ये कंडीशन ही चल रही हैं, इंडिकेशंस। कल आएगा डेबिट क्रेडिट इंशाल्लाह। पॉइंट 1 डन। पॉइंट 2, अच्छा पॉइंट 2 समझ लें, पहले समझाता हूं फिर लिखवाता हूं।
कॉन्ट्रैक्ट में तय हो गया। हाँ, एक बात और, ये जो हम लोग फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का फैसला करेंगे ना, ये शुरू में ही करेंगे। क्यों शुरू में करेंगे? क्योंकि अकाउंटिंग करनी है। तो एक बार शुरू में फैसला हो गया कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, तो बस वो पूरी अकाउंटिंग उसके मुताबिक होगी। वरना जो मैं बात अभी आपको बताने लगा हूं, इससे एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि अच्छा अगर एंड पे जाके वैसा ना हुआ तो हम ये जो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का फैसला कर रहे हैं, ये शुरू में हो गया फैसला, बस अब पूरे टाइम पीरियड उसकी अकाउंटिंग वैसे हो जाएगी। दूसरा पॉइंट समझाने लगा हूं। एग्रीमेंट हुआ कि 4 साल का लीज है, 4 साल के बाद लेसी के पास ऑप्शन होगी कि चाहे तो वो एसेट को वापस कर दे और चाहे तो खरीद ले। अच्छा, खरीद ले कहा है मैंने, रख ले नहीं कहा, खरीद ले। क्या फर्क है? पैसे देने पड़ेंगे ना, खरीदना है तो फिर पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे? ये पैसे भी अभी ही तय होंगे। पैसे तय हुए कि अगर ये चाहे तो खरीद सकता है एट 1 मिलियन, ये तय हो गया। और लेसर लेसी, इन दोनों का बेस्ट अंदाजा है कि जब ये 4 साल खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त ये एसेट अगर लेसी वापस करता है तो लेसर जाके मार्केट में बेचता। इन दोनों को पता है कि मार्केट में ये 3 मिलियन कम से कम होगा। लेसर ने एग्रीमेंट में ये तय करवा लिया लेसी के साथ कि 4 साल पीरियड है, इन 4 साल तक आपने रेंट तो देना ही है। 4 साल खत्म होने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन होगी, चाहो तो एसेट वापस कर देना और चाहो तो खरीद लेना 1 मिलियन देके। अब लेसर लेसी दोनों को इस बात का पता है कि ये एसेट अंदाजन इतने का तो होगा तब मार्केट में। अब ये जो अरेंजमेंट यहां बनाई गई है, दोनों को पता है कि जरा सा भी अकलमंद हुआ लेसी तो ये करेगा कि ये करेगा, ये करेगा। क्यों? क्या पता ना चाहिए उसको? नहीं चाहिए होगा तो बेच देगा मार्केट में, इतना अच्छा ऑफर मिल रही है। तो दोनों को इस बात का पता है कि ये लेसी इनकार नहीं करेगा, मतलब खरीद ही लेगा। और एक और एंगल देखें तो लेसर ये मेहरबानी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने पहले ही रेंट ज्यादा ले लिया होगा। जैसे मिसाल देता हूं, मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता, मिसाल दे रहा हूं कि अगर आपसे कैफ में फीस ली जाए ज्यादा, इस ऑफर के साथ कि आप अभी ज्यादा फीस दे दें, सीफैप 1000 देके पढ़ लेना। ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो कि कैफ की इतनी फीस दे दें, फिर सीफैप आपको 1000 रुपए में आप पढ़ लेना। अब स्टूडेंट अकलमंद होगा तो वो बाद में जाके कहेगा नहीं सीफैप नहीं पढ़ना, पढ़ेगा, क्योंकि उसने पहले ही पैसे दिए होंगे। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का तय हुआ है तो अंदर की बात क्या लग रही है कि पैसे ले चुका हुआ है पहले, यानी पैसे वो पूरे कर रहा है। तो अगर पैसे पूरे कर रहा है तो फाइनेंस लीज है। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन ऐसा नहीं है कि 4 साल गुजर जाएंगे, 4 साल गुजरने के बाद लेसी एसेट वापस करके जा रहा होगा, उदास फिर रहा होगा। लेसर पूछेगा क्या बात है, चाहिए वापस? वो कहेगा हाँ जी, चलो ये लो पैसे दो और ले लो। ऐसा नहीं है। ये सारी कहानी आज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होगी, यानी आज ही कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑप्शन दी गई। ये आज ही दोनों को पता है कि इसके पास ये ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगी ये ऑप्शन। तो फिर ये सारी कहानी है। क्या कहानी है सारी? कि अगर लेसी के पास कल को सस्ता खरीदने की ऑफर है, सस्ता खरीदने की ऑप्शन है, तो फिर यकीनन ये खरीदेगा। तो ये कौन सी लीज हुई फिर? फाइनेंस लीज। अब इसकी अंग्रेजी लिखें। दूसरी इंडिकेशन बता रहा हूं, द लेसी हैज एन ऑप्शन। द लेसी हैज एन ऑप्शन। दूसरी इंडिकेशन बता रहा हूं, द लेसी हैज एन ऑप्शन to purchase the underlying asset, to purchase the underlying asset at a price that is expected to be sufficiently lower than, अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, the lessee has an option to purchase the underlying asset at a price
that is expected to be sufficiently lower than the fair value of asset at the time of exercise. At the time of exercise. यहां तक की अंग्रेजी पढ़ के देखें, बात समझ आ रही कि लेसर के पास ऑप्शन है कि वो अंडरलाइंग एसिड खरीद सकता है। कितने का? सस्ता। किससे सस्ता? जो उस वक्त एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू होगी उससे काफी सस्ता। अच्छा, कितना सस्ता? ये आपको ना सवाल में इसमें उलझाया नहीं जाएगा। क्या ख्याल है, 3 मिलियन के मुकाबले में 1 मिलियन काफी सस्ता है? 2 मिलियन वो भी काफी सस्ता है। तो इसमें नहीं उलझाया होता कि काफी सस्ता है कि नहीं है। तो अगर इस तरह की ऑप्शन, सस्ता खरीदने की ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में है तो फिर ये फाइनेंस लीज है। और ये जो ब्रैकेट में सारी कहानी लिखी है ना, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, ये भी सवाल में लिखा मिल सकता है आपको। इस ऑप्शन को बार्गेन परचेज ऑप्शन भी कहते हैं। ये ब्रैकेट में इसका नाम लिख लेना। इस ऑप्शन को बार्गेन परचेज ऑप्शन कहते हैं। किस ऑप्शन को? परचेज करने की, सस्ता परचेज करने की? सस्ता परचेज करने की। अगर ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है तो कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बार्गेन परचेज ऑप्शन मौजूद है। और अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन मौजूद है तो फिर ये फाइनेंस लीज है। और इस बार्गेन परचेज ऑप्शन को मैं आइंदा प्यार से बीपीओ कहा करूंगा। अच्छा, ये जो अभी दूसरा पॉइंट लिखवाया है, इसके साथ ना एक ब्रैकेट में लाइन लिख लें। ये बात मैं ब्रैकेट में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि सवाल में मोस्ट प्रॉब्ली ये लाइन नहीं दी होगी। बाय डिफॉल्ट ये हो रही होती है पूरी। जो ब्रैकेट में लिखवाने लगा हूं, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी मिलेगी। तो अंडरस्टूड हमने मानना है कि लाइन पूरी हो रही है। अब वो लाइन क्या है लिखे नीचे इसी के ब्रैकेट में। इट मस्ट बी, ये मैं दूसरी इंडिकेशन लिखाई है ना, ये उसी के नीचे एक लाइन ब्रैकेट में लिख लें। इट मस्ट बी रीजनेबली सर्टेन, इट मस्ट बी रीजनेबली सर्टेन, रीजनेबली सर्टेन एट द इंसेप्शन, एट द इंसेप्शन डेट। इंसेप्शन का मतलब क्या लग रहा है नाम से? इंसेप्शन, इंसेप्शन, इंसेप्शन कहते हैं स्टार्ट को, शुरू। अंग्रेजी का वर्ड है इंसेप्शन, क्या मतलब होता है? शुरू, यानी शुरू में। तो एट इंसेप्शन, क्या बोला? एट इंसेप्शन डेट दैट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड, दैट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। यानी ये जो बार्गेन परचेज ऑप्शन है, इसके लिए इंडिकेशन होने के लिए ये भी जरूरी है ये जो ब्रैकेट में लिखा है। क्या मतलब है इसका? है? शुरू में ये काफी हद तक यकीन होना चाहिए कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, और एग्जाम क्वेश्चन में लाइन नहीं लिखी होगी तो अंडरस्टूड है कि करेगा फॉलो। तो इसलिए जो ब्रैकेट में लिखी हुई लाइन है ये एग्जाम में नहीं बताई होती, ये अंडरस्टूड है कि पूरी हो रही है। तीसरा पॉइंट, ये भी पहले समझ लें। इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है किसी एसेट की? इकोनॉमिक लाइफ, टोटल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ क्या होती है? यूजफुल लाइफ होती है कि हमने कोई एसेट कितनी देर यूज करना है, और इकोनॉमिक लाइफ होती है कि ये एसेट हो कितनी देर यूज सकता है। जैसे अगर कोई फर्नीचर खरीदा और हमारा प्लान ये है कि 3 साल के बाद इसको छोड़ देंगे, तो फिर ये यूजफुल लाइफ 3 साल है। वो कुर्सी बनाने वाले ने इसकी लाइफ ही 10 साल रखी थी, तो फिर वो इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है। यानी एसेट कितना यूज हो सकता है ये इकोनॉमिक लाइफ है, और हमने कितना अर्सा यूज करना है ये यूजफुल लाइफ है। एक मशीन है, उस मशीन की इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है। अब लेसर ने वो मशीन लेसी को 8 साल के लिए किराए पे दे दी। 10 साल टोटल लाइफ है मशीन की, 8 साल के लिए उसने लेसी को किराए पे दे दी।
अब अक्लमंदी ये है कि वो सारे पैसे इसी से पूरे करे या थोड़े से कर ले, बाकी फिर जब वापस आएगी मशीन तब देखेंगे। क्यों? क्योंकि इतना मेजर पोर्शन तो इसी ने इस्तेमाल कर जाना है, उसके बाद बचा कुचा रह क्या जाएगा। तो अक्लमंदी यही है कि अगर इतने सारे अरसे के लिए लीज पे दे रहा है तो यकीनन फिर वो फाइनेंस लीज पे ही दे रहा होगा। तो तीसरा पॉइंट लिखें, द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट of the economic life of the underlying asset अच्छा, अब अगर उसको वो 8 साल के लिए दे देता है किराए पे तो वो इससे पैसे पूरे करेगा। क्यों पैसे पूरे करेगा? क्योंकि इतना मेजर पोर्शन तो ये यूज कर जाएगा। अब जब इसे पैसे पूरे कर लेगा तो ये लाजमी है कि वो मशीन फिर लेसी ही रखे, वही दफनाए जाके, या वो वापस कर भी सकता है लेसर को। अब यहां पर वही पुरानी मिसाल दोबारा जोड़ता हूं कि अगर बोतल के पैसे पूरे हो गए तो चाहे वो पी के वहीं छोड़ दे, चाहे ले जाए, पैसे पूरे कर लिए दुकानदार ने। तो अगर 10 साल टोटल इकोनॉमिक लाइफ वाली मशीन 8 साल के लिए किराए पे दे दे, बेशक 8 साल बाद वो वापस भी ले ले मशीन, फिर भी वो कोशिश करेगा कि पैसे पूरे कर ले। तो कहां तक लिखा? The lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset, even if title is not transferred. Even if title is not transferred. ये क्या मतलब हुआ? कि बेशक एसेट एंड पे वापस भी हो जाए, लेकिन अगर मेजर पोर्शन कवर हो गया तो ये फाइनेंस लीज होगी। ये बात मैंने यहां लिखी हुई थी, ये लाल वाली, कि अगर एसेट एंड पे वापस भी हो जाना है ना लेसर को, फिर भी वो लीज फाइनेंस लीज हो सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में वापस होना ही होना है। क्यों वापस होना ही होना है? क्योंकि पैसे ही नहीं पूरे किए अभी तक। तो ये मैंने यहां पर ये लाल वाली बात लिखी थी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अच्छा, अब ये कैसे पहचानेंगे सवाल में कि मेजर पोर्शन है कि नहीं? मेजर पार्ट तो मेजर मतलब मेजॉरिटी कैसे फैसला करते हैं? आधे से ज्यादा, तो बस यही बात है मेजर जी। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ना कि पैसे एसेट वापस होना है कि नहीं होना, तो कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ होगा। चाहे ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, सारी मॉडलिटीज हुई होंगी तय। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले दिन ही पता होता है कि एसेट वापस आना है या लची ने पास रखना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ होगा। बाकी ये चीज के वापस आएगा कि नहीं आएगा कैसे पता चलेगा? ये जब न्यूमेरिकल सवालों पे आएंगे ना, फिर ये बात पता चल जाया करेगी। चौथा पॉइंट लिखें जी, अच्छा ये जो मैं अब चौथा पॉइंट लिखवाने लगा हूं, अगर ये अभी समझ ना आया ना, कोई मसला नहीं है, हमने आगे न्यूमेरिकल में यही काम 50 दफा करना है। तो थोड़ा सा समझा रहा हूं, अगर नहीं तो जैसे बाकी ऊपर से गए ये भी जाने देना, कोई बात नहीं। अगर एक बैंक किसी को लोन दे 20 मिलियन रुपए, तो जो इनकी रीपेमेंट होगी वो इससे 20 मिलियन रिकवर करेगा या ज्यादा? ज्यादा। क्यों ज्यादा? इंटरेस्ट लेगा। अच्छा, आप लोगों ने बोरिंग कॉस्ट वगैरह पढ़ ली, IAS 36, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग सब कर ली। जितनी वो इंस्टॉलमेंट्स लेगा वो टोटल 20 मिलियन से ज्यादा बनेंगी। और IAS 23 में मैंने तो कराया हुआ है, ये मुझे याद पड़ता है, मेरा ख्याल में अगर आपने किसी और से पढ़ा है वो भी शायद ये करवाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में लोन वापस होना, वो जो रीपेमेंट स्केड्यूल एक बनता था। ये जो लोन 20 मिलियन होगा, अगर बैंक ये लोन वापस लेगा तो 20 मिलियन से ज्यादा वापस लेगा। जितने वापस लेगा उनकी डिस्काउंटिंग करें तो प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी? 20 बनेगी। देखें, फ्यूचर में जो वैल्यू मिलती है उसमें इंटरेस्ट लोड होना शुरू हो जाता है, और डिस्काउंटिंग क्या है? इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो जितने पैसे ये कल को वापस लेगा 20 मिलियन से ज्यादा लेगा, लेकिन अगर उस सारी वापसी की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो 20 आएगी। इसका मतलब है वो पैसे 20 मिलियन पूरे ले रहा है वापस, यानी कल को जो पैसे लिएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर 20 आ जाए तो क्या शो हो रहा है?
कि वो 20 पूरे कर रहा है। अब इसको मैं लीज से रिलेट करता हूं। एक गाड़ी है 50 लाख की, बैंक ने 5 साल की लीज की और जो इंस्टॉलमेंट्स तय की वो पैसा सारा का सारा अगर पूरा करना चाह रहा है तो 5 मिलियन लेगा या ज्यादा लेगा? ज्यादा लेगा। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी? 5 मिलियन। अब मैं इसी बात को दोबारा बोलता हूं, जितनी भी लीज की पेमेंट्स होंगी, लीज पेमेंट्स मतलब जो लेसी से पैसे लेने हैं, अगर उनकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही आ गई जितने का आज एसेट है, तो क्या साबित हो रहा है? कि पैसे पूरे कर रहा है। ये बात दोबारा, लेसर लेसी से जितना ओवर द पीरियड किराया लेगा, अगर उस किराए की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए और आंसर उतना ही आ जाए जितने का आज नया एसेट था, तो क्या साबित हो रहा है? कि लेसर अपने पैसे पूरे, यानी ये फाइनेंस लीज की निशानी है। लिखे अंग्रेजी। एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, चौथा पॉइंट लिखवा रहा हूं, एट द इंसेप्शन ऑफ लीज the present value of lease payments, दोबारा बता रहा हूं, at the inception of lease the present value of lease payments is substantially equal to the fair value of underlying asset. अंग्रेजी पढ़ के देख लें दोबारा कि जितने पैसे लेसी ने देने हैं, अगर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें और वो तकरीबन उतनी ही आ जाए जितने का एसेट है, तो ये पक्की फाइनेंस लीज है। पांचवा पॉइंट लिखें। अच्छा, पांचवा पॉइंट भी समझ लें पहले। अगर एक लेसर है और वो बहुत सारी तरह की मशीनरीज किराए पे देता है, कुछ ऑपरेटिंग लीज पे देता है, कुछ फाइनेंस लीज पे देता है। अगर उसका एक रेगुलर कस्टमर है और उसने एक बड़ी स्पेशल किस्म की मशीन मंगवाई है और वो लेसर को बाहर से मंगवानी पड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान में कोई यूज ही नहीं करता, तो अब वो मशीन जो स्पेशली अपने कस्टमर के लिए मंगवाएगा और देगा आगे उसको लीज पे ही, तो ऑपरेटिंग लीज पे दे के फाइनेंस लीज पे दे। क्यों? क्योंकि इतना स्पेशल एसेट है कि इस लेसी के अलावा कि और किसी का काम का है ही नहीं, तो इसी से पैसे पूरे करने चाहिए उसको, तो इस तरह का एसेट उसको फाइनेंस लीज पे ही देना चाहिए। तो ये पांचवी इंडिकेशन है। द अंडरलाइंग एसेट is of such a specialized nature, the underlying asset is of such a the underlying asset is of such a specialized nature that only the lessee can use it. Only lessee can use it without major modification. Without major modification. ये तो सब में ही हो सकता है, तो बाकी में भी हो सकता है, लेकिन अलग से लिखी नहीं है लाइन। ये 5 इंडिकेशंस हैं और ये पांचों इंडिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इनमें से 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन 3 में से भी एक अखीर इंपॉर्टेंट है, तो वो जो अखीर इंपॉर्टेंट है वो चौथी है, और जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है लेकिन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो है पहली और दूसरी। तो पहली, दूसरी, चौथी ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको कोई एक भी मिल गई तो पक्की फाइनेंस लीज है, वरना जो तीसरी और पांचवी है ना, उसमें धोखा हो सकता है। तो इसलिए इन पांचों में से वाकई जो इंपॉर्टेंट है वो चौथी और उसके बाद पहली और दूसरी। अच्छा, ये हो गई 5 प्राइमरी इंडिकेशंस, और अब मैं कोशिश करता हूं समझाने की। लेसर फाइनेंस लीज में
पैसे पूरे कर रहे हैं ना, है ना, पैसे पूरे कर रहा है। जरूरी है टाइटल ट्रांसफर हो? नहीं। उसके बगैर भी लेसी सारे के सारे बेनिफिट तो वही ले रहा है, ओनर बने बगैर ही ले रहा है। चाहे रेंट की शक्ल में सही, पैसे वो पूरे कर रहा है लेसर उससे, और सारे फायदे लेसी ही उठा रहा है। वो लीज जिसमें लेसी को सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, वो जो ओनर को मिला करते हैं वो लेसी को ही मिल जाते हैं, चाहे टाइटल ट्रांसफर हो अल्टीमेटली चाहे ना हो। फाइनेंस लीज वो है जिसमें लेसी को तकरीबन सारे के सारे वही रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल जाते हैं जो किसी ओनर को मिला करते हैं। सारे बेनिफिट्स तो वही ले रहा है, तभी तो लेसर पैसे पूरे कर रहा है, तभी तो लेसी पूरे पैसे देने को तैयार है। लेसी को पता है सारे बेनिफिट्स मैं ले रहा हूं। तो ये फाइनेंस लीज की डेफिनेशन है कि ये वो लीज है जिसके तहत लेसी तकरीबन सारे के सारे फायदे नुकसान ले जाएगा। वो फायदे नुकसान, वो टेंशनें जो ओनर को हुआ करती हैं, वो लेसी को हो जाएंगी। तो ये फाइनेंस लीज है। इधर कुछ सर की आवाज आई थी, मुझे सवाल है किसी का? वो एग्जाम्पल ही दी थी मैंने, वही मिसाल दोबारा दे देता हूं कि एक मशीन बहुत स्पेशल नेचर की मिसाल दोबारा बताता हूं। 5वें पॉइंट की मिसाल बता रहा हूं। एक लेसर है जो अपने मुख्तलिफ कस्टमर्स को मुख्तलिफ तरह की मशीनरीज लीज पे दिया करता है, कोई ऑपरेटिंग पे कोई फाइनेंस पे, दोनों तरह की लीजेस वो करता है। अब इस बार उसके कस्टमर ने उससे एक बड़ी स्पेशल मशीन मांगी है। उसने कहा जी मशीन तो पाकिस्तान में होती नहीं है, आप पुराने कस्टमर हैं, आपको मैं दूसरे मुल्क से मंगवा देता हूं। अब अगर लेसर स्पेशली वो मशीन मंगवाएगा इसी कस्टमर के लिए, तो उस लेसर को ये मशीन चूंकि सिर्फ इसी कस्टमर के लिए मंगवाई है, ऑपरेटिंग लीज पे देनी चाहिए या फाइनेंस लीज पे देनी चाहिए? पैसे पूरे करने चाहिए ना, तो ये फाइनेंस लीज पे देगा। तो ये 5वें पॉइंट की निशानी। अच्छा, 3 और पॉइंट हैं, ये फालतू फालतू से हैं, इनकी बस अंग्रेजी लिखने की करें। इनको मैं कह देता हूं सेकेंडरी इंडिकेशंस। ये न्यूमेरिकल सवाल में तो इनका इतना ज्यादा काम नहीं है, एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं। तो इतने भी फालतू नहीं है कि हिकारत की नजर से देखें इनको, याद फिर भी कर लेना, एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स और लिखवा रहा हूं, इनको मैं कह देता हूं सेकेंडरी इंडिकेशंस। किस चीज की इंडिकेशंस? क्या पढ़ रहे हैं? ये इंडिकेशंस हैं और इनसे पता चलता है कि फाइनेंस लीज है कि नहीं। और क्यों जानना जरूरी है कि फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है? क्योंकि इनकी अकाउंटिंग डिफरेंट है। और किसकी बुक्स पढ़ रहे हैं हम लोग? लेसर की। सेकेंडरी इंडिकेशंस, पहला पॉइंट लिखें, वैसे छठा लेकिन इन 3 में पहला। अच्छा जी, ये भी समझाता हूं मिसाल से। एक गाड़ी ली बैंक से लीज पे, अब बैंक ने उस गाड़ी के करने हैं पैसे पूरे, 2 को साल लेसी ने किस्तें दी, उसके बाद का जान नहीं देता पैसे जो मर्जी कर लो, तो बैंक क्या करेगा? गाड़ी उठा के ले जाएगा। क्या करेगा? गाड़ी का बेचेगा, बेच के क्या करेगा? पैसे पूरे करेगा। नहीं हुए पैसे पूरे, अब बंदे को उठा के ले जाएगा, पैसे निकलवाएगा अपने पूरे। यानी अगर लेसी मुकर गया और फिर भी उसको लेसर को सारे पैसे देने पड़े, तो ये फाइनेंस लीज है, तभी तो फाइनेंस लीज है। तो लिखें इसकी अंग्रेजी, इफ लेसी कैन कैंसिल द लीज, इफ लेसी कैन कैंसिल द लीज, then lesser's losses due to the cancellation, lesser's losses due to the cancellation are borne by the lessee, are borne by the lessee। यानी लेसी ने अगर लीज कैंसिल कर दी और जो भी नुकसान हुआ लेसर को, वो लेसी अपनी जेब से पूरा करेगा, तो ये फाइनेंस लीज की निशानी। अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, इफ लेसी कैन कैंसिल द लीज देन लेसर्स लॉसेस ड्यू टू कैंसिलेशन आर बोर्न बाय लेसी। दूसरा पॉइंट लिखें, ये भी समझ लें पहले। 5 मिलियन की गाड़ी थी और बैंक ने 5 साल की लीज पे दी, और इस 5 साल में बैंक ने 5 मिलियन प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पूरा कर लेना है। 5 साल के बाद ये गाड़ी अब लेसी के पास जो मौजूद है, मार्केट में इसकी वर्थ 5 करोड़ हो गई है। वैसे जिस हालात से गाड़ियां महंगी हो रही है ना, ये हो भी जाना है वैसे। तो अब ये 5 साल के बाद गाड़ी 5 करोड़ की है, तो बैंक को मजीद पैसे दें, तो अयाशी किसकी हो गई? लेसी की। दूसरी मिसाल, ये 5 मिलियन की गाड़ी बैंक से 5 साल के लिए लीज पे ली, बैंक को 5 मिलियन किस्तों में पे कर दिया, और 5 साल के बाद अब ये गाड़ी मार्केट में 5 रुपए की है, तो बैंक से जाके पैसे वापस ले लें। तो अब ये नुकसान किसका हुआ? लेसी का। तो एंड पे जो फायदा नुकसान है वो लेसी का है, इसका मतलब फाइनेंस लीज है। लेकिन दूसरा पॉइंट, गेन्स और लॉसेस
फ्रॉम द फ्लक्चुएशन, गेन और लॉसेस फ्रॉम द फ्लक्चुएशन in the fair value of the residual, gains or losses from the fluctuation in the fair value of the residual, क्या मतलब residual, जो भी बचा कुचा रह गया होगा, residual, accrue वो जो accrued expenses होते हैं, accrue to the lessee, accrue to the lessee, यानी जो भी एंड पे बचा कुचा हुआ उसका जो भी गेन लॉस होगा वो लेसी के नसीब का, तो ये फाइनेंस लीज है। और लास्ट पॉइंट, कल फिर डेबिट क्रेडिट करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट पॉइंट यानी सेकेंडरी में तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 5 साल की लीज है, उसके बाद लेसी चाहे तो इसको 2 साल और एक्सटेंड कर सकता है, और अगर उसने एक्सटेंड करना है तो इन 2 साल में जो रेंट तय किया है वो सिर्फ 100 रुपए है, जबकि मार्केट में तब उम्मीद है कि 800 चल रहा होगा। यानी अगर लेसी के पास ऑप्शन है कि वो लीज एक्सटेंड कर सकता है और सस्ते किराए पे, किससे सस्ता, उस वक्त जो मार्केट में चल रहा होगा सस्ता, तो क्यों लेसर मेहरबानी कर रहा है, क्योंकि उसने पहले भी अच्छे पैसे लिए होंगे। तो लास्ट पॉइंट लिखे अंग्रेजी, द लेसी हैज द एबिलिटी to continue the lease. The lessee has the ability to continue the lease for a secondary period, at a rent that is substantially lower than किससे, मार्केट रेंट। चलो जी, कल खत्म, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लीज खत्म। अब कल पढ़ाऊंगा कि इनकी ये जो ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस सीजन की अकाउंटिंग करनी कैसे। चले ठीक है, जय अल्लाह हाफिज।